पानी का महत्व। गांव धर्मपुर हमेशा से अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव चारों ओर से छोटे छोटे खेतों, आम और नीम के पेड़ों और एक चमकती हुई नदी सरोवर से घिरा हुआ था। गर्मी की दोपहर में जब सूरज सिर पर आग उगलता, तब भी गांव वाले कहते, सरोवर हमारी माँ है, ये हमें कभी प्यासा नहीं रखेगी। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव में आधुनिकता आई। मोटर पंप, बोरवेल और पाइपलाइनें बिछ गईं। लोग खुश थे, उन्हें लगा कि अब पानी की कोई चिंता नहीं। खेतों में हर मौसम में फसलें होने लगीं। लेकिन इसी सुविधा के चलते लोग पानी की बर्बादी करने लगे। नलों से पानी गिरता रहता, खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होती और नदी किनारे की मिट्टी में धीरे धीरे नमी कम होने लगी। आरव, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, अक्सर स्कूल से लौटते समय सरोवर के किनारे बैठ जाता था। उसे वहाँ की लहरों की आवाज़ सुनना अच्छा लगता था। वो अपने दादाजी से कहता, दादाजी, पानी की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है न। दादा मुस्कुरा देते, हाँ बेटा, ये आवाज़ जीवन की धड़कन है। दादाजी बताते कि उनके समय में हर घर में पानी की पूजा होती थी। लोग कुएं से पानी लेने से पहले दीप जलाते थे, ताकि जल देवता को धन्यवाद कहा जा सके। लेकिन अब वो परंपरा मिट गई थी। लोगों ने देवता की जगह टैंक और मोटर को पूजना शुरू कर दिया था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, पानी क्यों जरूरी है? कई बच्चों ने कहा, पीने के लिए, नहाने के लिए, खेतों में डालने के लिए। लेकिन आरव ने कहा, पानी सिर्फ जरूरत नहीं, जीवन है। अगर पानी ना हो तो हम, पेड़, जानवर सब खत्म हो जाएंगे। मास्टर जी ने सर हिलाकर कहा, सही कहा आरव ने। याद रखो बच्चों, पानी बचाना मतलब भविष्य बचाना। लेकिन गांव के बड़े लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे कहते, जब मोटर है तब डर कैसा। और उसी साल एक दिन ऐसा आया, सरोवर का पानी घटने लगा। पहले जो नदी सीने तक गहरी थी, अब टखनों तक रह गई थी। किसान घबराने लगे। दादाजी बोले, ये संकेत है, कुछ ठीक नहीं होने वाला। आरव ने देखा, खेतों में दरारें पड़ने लगीं। बोरवेल से पानी की जगह हवा निकलने लगी। और गांव के मंदिर के पास लगा तालाब, जिसमें कभी बच्चे खेला करते थे, अब धूल का मैदान बन चुका था। एक रात आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ ने थकान भरी आवाज में कहा, फिर हम भगवान से बरसात की दुआ करेंगे बेटा। आरव बोला, लेकिन अगर भगवान भी नहीं सुने तो? माँ चुप हो गईं। उसने महसूस किया कि यह सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि पूरे गांव का था। अगले दिन स्कूल में आरव ने अपने दोस्तों से कहा, हमें कुछ करना होगा। पानी वापस नहीं आएगा अगर हम बस बैठे रहें। दोस्त हंसने लगे, अरे आरव, तू भगवान थोड़ी है जो पानी लाएगा। आरव ने शांत होकर कहा, भगवान नहीं हूँ, पर इंसान तो हूँ। अगर गलती इंसानों से हुई है तो सुधार भी हम ही करेंगे। वह दिन आरव के जीवन का मोड़ था। वह नहीं जानता था कि आने वाले महीने उसके गांव की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आएंगे, और वही बच्चा जो सरोवर के किनारे बैठकर पानी की लहरों से बातें करता था, एक दिन पूरे गांव का चेहरा बदल देगा। गर्मी इस बार कुछ ज्यादा ही लंबी खींच गई थी। मार्च के महीने में ही सूरज की किरणें ऐसे झुलसा रही थीं जैसे किसी ने आकाश में आग जला दी हो। धर्मपुर गांव, जो कभी हरियाली से भरा रहता था, अब धीरे धीरे धूल से ढकने लगा था। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं और खेतों की मिट्टी में दरारें ऐसी दिखती जैसे धरती ने दर्द से अपने होंठ फाड़ लिए हों। आरव सुबह सुबह अपनी माँ सीमा के साथ नदी की ओर गया। पर आज नदी नहीं थी, बस एक लंबी सूखी खाई थी, जिसके तल में कुछ गीली मिट्टी बाकी थी। जहाँ कभी मछलियाँ कूदती थीं, वहाँ अब कोई कर्कश स्वर में कांव कांव कर रहे थे। आरव ने पूछा, माँ, ये वही सरोवर है न, जहाँ हम पिछले साल नाव चलाते थे? माँ की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, पर अब ये सरोवर नहीं रहा, बस एक याद रह गया है। गांव के कुएं सूख चुके थे। महिलाएं अब रोज सुबह 4 बजे उठकर पास के गांव भोजपुर जाती थीं, जहां अब भी थोड़ा पानी था।
सीमा भी रोज 2 घड़े सिर पर उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलती। आरव कई बार पीछे पीछे जाता और बोझा उठाने की कोशिश करता, पर माँ कहती, तू अभी बच्चा है, पढ़ाई कर, हम देख लेंगे। पर बच्चे का मन पढ़ाई में कहाँ लगता था। वह देखता था कि हर दिन किसी न किसी घर में झगड़ा होता है, कभी टैंकर के लिए, कभी कुएं के पानी के बर्तन के लिए। लोगों के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों दिखने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच गोविंद राव ने पंचायत बुलाई। पंचायत भवन के बाहर लगभग 100 लोग जमा थे। गोविंद राव ने कहा, भाइयों और बहनों, इस साल बारिश नहीं हुई, टैंकर महंगा है, बोरवेल सूख गए हैं, हमें मिलकर पानी बांटने का तरीका तय करना होगा। पर गांव में एकता कहाँ थी। किसान भाव पाटिल बोला, मैंने अपने खेत में बोरवेल खुदवाया है, मेरा पैसा लगा है, मैं क्यों दूं किसी को पानी। दूसरे ने जवाब दिया, भाव, जब गांव प्यासा है तो पानी किसी का निजी नहीं रह जाता। और फिर पंचायत में झगड़ा शुरू हो गया। एक ने दूसरे पर चिल्लाया, दूसरा धमकी देने लगा। सरपंच चुप होकर कुर्सी पर बैठ गए। आरव दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, जब बड़े लोग ही झगड़ेंगे तो गांव कैसे बचेगा। घर लौटकर उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके ज़माने में भी कभी ऐसा सूखा पड़ा था। दादा ने गहरी सांस ली, हाँ बेटा, बहुत पहले, जब मैं तेरे जितना था। तब लोग मिलकर काम करते थे, कुएं की खुदाई, तालाब की सफाई, सब साथ मिलकर करते। किसी के घर में पानी नहीं होता था तो पड़ोसी बांट लेता था। लेकिन अब लोग सिर्फ मेरा सोचते हैं, हमारा नहीं। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे ये सूखा सिर्फ पानी का नहीं, दिलों का भी सूखा है। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। स्कूल बंद होने की नौबत आ गई क्योंकि बच्चों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। अस्पताल में भी मरीजों की हालत खराब थी। डॉक्टर ने कहा, डिहाइड्रेशन से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें पानी भेजो। पर भेजे कौन। हर घर में वही समस्या। रात में गांव अंधेरे में डूबा रहता। आरव छत पर लेटा रहता और आसमान की ओर देखता। तारों के बीच कहीं कहीं बादल दिखते, पर बरसात नहीं होती। वो हर रात एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, बस एक बार पानी बरसा दो। माँ उसकी बात सुन लेती और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती, भगवान सुनेगे बेटा। हर संकट के बाद बारिश आती है, पर इस बार बारिश देर से आई। मई खत्म हुआ, जून आया, फिर भी आसमान साफ रहा। धरमपुर की जमीन बंजर हो चुकी थी। पशु मरने लगे, कुएं के किनारे बदबू आने लगी। लोगों ने सरोवर के पास जल यज्ञ करने का फैसला किया। सबने सोचा पूजा से पानी आएगा। यज्ञ हुआ, नारियल चढ़ाया गया, पर आकाश शांत रहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान तभी मदद करेगा जब हम खुद मदद करेंगे। हमें खुद पानी बचाना होगा। अगले दिन स्कूल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। मास्टर जी ने कहा, इस साल का विषय है जल ही जीवन है। बच्चों को निबंध लिखने को कहा गया। आरव ने दिल से लिखा, पानी हमारे जीवन का आधार है। अगर हमने इसे बचाया नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। पानी पेड़ से आता है, पेड़ बादलों को बुलाता है और बादल बरसात लाते हैं। अगर हमने पेड़ काट दिए तो बारिश भी चली जाएगी। उसके शब्द इतने सच्चे थे कि मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आरव, तेरा लेख पूरे जिले में भेजा जाएगा। तूने जो लिखा है वही सच्चा धर्म है। वही दिन था जब आरव ने ठान लिया, अब मैं कुछ करूंगा, अकेला ही सही। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, नीमा, सुरेश, जोया और राघव। सभी पहले तो हिचकिचाए, पर आरव ने समझाया, हम कुछ छोटा करेंगे, जैसे पुराने तालाब की सफाई। अगर गांव देखेगा कि बच्चे काम कर रहे हैं तो शायद वो भी जुड़ेंगे। अगले रविवार को पांचों बच्चे सुबह 5 बजे उठे। वे अपने छोटे छोटे फावड़े, डिब्बे और झाड़ू लेकर पुराने तालाब की ओर निकले। तालाब सूखा पड़ा था, पर उसमें गाद जमी थी। उन्होंने मिट्टी हटाना शुरू किया। गर्मी के बावजूद बच्चों की हंसी गूंजती रही। लोग गुजरते हुए देखते और मुस्कुराते, देखो, आजकल के बच्चे भी कुछ अच्छा कर रहे हैं।
पर कुछ लोगों ने ताना मारा, अरे इससे क्या होगा, बच्चों का खेल है ये, जब तक बादल नहीं आएंगे पानी नहीं आएगा। आरव ने जवाब दिया, हम बादलों को बुलाने नहीं, जमीन को तैयार करने आए हैं। धीरे धीरे बच्चों के साथ 2-3 और लोग जुड़ गए। नीमा की माँ आई, फिर राघव के पिताजी भी आए। एक दिन में तालाब का आधा हिस्सा साफ हो गया। गांव के बुजुर्ग रमेश काका ने कहा, बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़ों में हिम्मत नहीं थी। आरव मुस्कुराया। शाम को उसने दादाजी से कहा, दादा, अगर सब मिलकर काम करें तो धर्मपुर फिर हरा हो जाएगा। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, हर बूंद से नदी बनती है और हर इंसान से बदलाव। पर किस्मत ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। 3 दिन बाद एक बड़ी आंधी आई। तालाब के किनारे लगी मिट्टी उड़ गई, पेड़ टूट गए। जो मेहनत बच्चों ने की थी उसका आधा हिस्सा फिर से मिट गया। आरव निराश हुआ। वह चुपचाप घर बैठा रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बोला, शायद सब व्यर्थ था माँ। माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, पेड़ तूफान से डरकर नहीं झुकता, बल्कि फिर से सीधा खड़ा होता है। तू हार नहीं मानेगा, यही धर्मपुर का असली बेटा है। उस रात जब बारिश की पहली बूंद गिरी, बस एक बूंद, आरव बाहर भागा। आसमान में बिजली चमकी, हवा चली और मिट्टी की खुशबू फैल गई। दादाजी बोले, देख बेटा, धरती मुस्कुरा रही है। आरव ने अपनी हथेली आगे की, उस पर पानी की एक बूंद पड़ी। वो मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है दादाजी। बारिश की पहली बूंद धर्मपुर की मिट्टी पर गिरी तो सबको उम्मीद की एक नई किरण दिखी। पर वो सिर्फ एक झलक थी, पूरा आसमान फिर से साफ हो गया। लोग फिर मायूस हो गए, लेकिन आरव के दिल में अब एक नया जोश था। वह सोचने लगा, अगर बादल नहीं बरस रहे तो हम धरती को खुद तैयार करेंगे ताकि अगली बारिश को रोक कर रख सकें। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से कहा, इस बार जो भी बच्चा पानी बचाने की योजना बनाएगा उसका नाम जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। आरव की आंखों में चमक आई। वह घर आया और अपनी कॉपी में लिखने लगा, धर्मपुर जल बचाओ योजना। उसने योजना के 3 हिस्से बनाए। 1. वर्षा जल संचय। 2. पुराने तालाब और कुओं की सफाई। 3. गांव में जल सेना बनाना। दादाजी ने उसकी कॉपी देखी और बोले, बेटा, तू तो बड़ा नेता बनेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नेता नहीं दादा, सेवक बनना है, पानी का सेवक। 3 दिन बाद स्कूल में प्रस्तुति का दिन आया। बच्चे अपने अपने पोस्टर और मॉडल लेकर आए। किसी ने पहाड़ और नदी का मॉडल बनाया, किसी ने जल चक्र का चार्ट। पर जब आरव की बारी आई तो उसने सादा सा कागज खोला और कहा, मैं कोई मॉडल नहीं लाया, मैं एक सपना लाया हूँ, ऐसा धर्मपुर जहाँ हर बूंद सहेजी जाए। फिर उसने सबको दिखाया एक योजना जिसमें हर घर की छत से पानी पाइप के जरिए एक छोटे टैंक में जाएगा और वो पानी बगीचे और जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उसने कहा, अगर हम ये हर घर में करें तो धर्मपुर फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। मास्टर जी बोले, आरव, तूने सबको सिखाया कि छोटा सोचने से कुछ नहीं होता, बड़ा सपना देखने की हिम्मत चाहिए। आरव को उस दिन सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण बाल विद्यार्थी का पुरस्कार मिला। उस रात उसने अपने दोस्तों को बुलाया। नीमा, जोया, राघव और सुरेश सब उसके घर आए। आरव ने कहा, हम अब सिर्फ तालाब नहीं साफ करेंगे, हम पूरा गांव बदलेंगे। सुरेश बोला, कैसे करेंगे ये सब? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हम जल सेना बनाएंगे, धर्मपुर की अपनी जल सेना। सब हंस पड़े, पर आरव ने गंभीर होकर कहा, हाँ बिल्कुल असली सेना की तरह है। बस हथियारों की जगह हमारे पास झाड़ू, फावड़े और सोच होगी। अगले दिन सुबह बच्चे हाथों में झाड़ू और डिब्बे लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ निकले। आरव ने दीवार पर एक पोस्टर लगाया, धर्मपुर जल सेना, हर बूंद की कीमत समझो। लोग देखने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ बोले, अरे ये बच्चे तो वाकई पागल हैं। लेकिन धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ने लगी। राघव की माँ आई और कहा, बच्चों, मैं भी झाड़ू लेकर आती हूँ। नीमा की दादी बोली, हमारे समय में भी ऐसा होता था, चलो फिर से शुरू करें।
दिन ब दिन लोग जुड़ने लगे। अब तालाब की सफाई में बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आने लगे। गांव की गलियों में नारे गूंजने लगे, पानी बचाओ, भविष्य बचाओ। हर घर की छत बने बरसात की संपत्ति। आरव ने एक छोटी सी टीम बनाई, जल प्रहरी दल। उनका काम था हर घर जाकर लोगों को समझाना कि पानी कैसे बचाया जा सकता है। वे दरवाजे दरवाजे जाते, बच्चों को कहानी सुनाते, अगर हर बूंद को हम सहेज लें तो धरती हरी रहेगी। उन्होंने घरों के बाहर छोटे बर्तन रखवाए ताकि लोग नल का पानी बहाने की जगह उसमें जमा करें। कई घरों में पाइप लगवाने की योजना बनी ताकि छत का पानी नीचे टंकी में गिरे। धीरे धीरे धर्मपुर बदलने लगा, पर कुछ लोग अब भी ताना मारते थे। भाव पाटिल, वही जिद्दी किसान, कहता इन बच्चों की नौटंकी से क्या होगा। जब तक बादल नहीं बरसेंगे कुछ नहीं बदल सकता। आरव ने एक दिन उनके खेत में जाकर कहा, भाव काका, अगर आप चाहें तो मैं आपके खेत में वर्षा जल के लिए एक छोटा गड्ढा बना दूं। बारिश आई तो पानी उसमें ठहर जाएगा। भाव बोले, और अगर नहीं आई? आरव ने शांत स्वर में कहा, तो कम से कम कोशिश तो होगी। भाव ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, कर ले जो करना है। बच्चों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा, लगभग 4 फुट गहरा। 2 हफ्ते बाद जब हल्की बारिश हुई तो वही गड्ढा पानी से भर गया। भाव काका भागते हुए आए और बोले, अरे ये तो सच में काम कर गया। उस दिन से वे आरव के सबसे बड़े समर्थक बन गए। अब गांव में हर रविवार को जल सभा होती थी। लोग अपनी राय रखते, बच्चे सुझाव देते। सरपंच गोविंद राव भी अब साथ आने लगे। उन्होंने पंचायत भवन के सामने एक बड़ा बोर्ड लगवाया, धर्मपुर जल पुनर्जीवन योजना बच्चों के नाम पर समर्पित। आरव का नाम अब आस पास के गांवों में फैलने लगा था। धर्मपुर का जलवीर लोग उसे कहते थे। जिला प्रशासन ने उसकी पहल को नोटिस किया और उसे पर्यावरण दिवस पर बुलाया गया। वो मंच पर गया, चारों ओर तालियां बज रही थीं। डीएम साहब ने पूछा, बेटा तूने ये सब कैसे सोचा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस वही किया जो हमारे दादा दादी सिखाते थे, पानी की इज्जत करो। संपूर्ण हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया वाले आए, उसकी तस्वीर खींची। पर आरव बोला, मुझे नहीं, मेरे गांव को सम्मान चाहिए। जब वह गांव लौटा तो लोग उसके स्वागत में फूल लेकर खड़े थे। बच्चे नारे लगा रहे थे, जलवीर आरव जिंदाबाद, धर्मपुर बचाओ, पानी बढ़ाओ। उस दिन आरव ने सबको इकट्ठा करके कहा, ये तो बस शुरुआत है। हमें अब अगले मानसून के लिए पूरी तैयारी करनी है। हर घर, हर गली में पानी का घर बनाना होगा। गांव की औरतें अब खुद मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती, जिनमें लोग पानी जमा रखते। किसानों ने नाली सिस्टम बनाया जिससे खेतों में पानी व्यर्थ न जाए। स्कूल के बच्चे पौधे लगाते और रोज उन्हें सींचते। अब गांव की गलियों में पहले जैसी चहक लौटने लगी थी। आरव ने महसूस किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो चमत्कार खुद होते हैं। और उसी साल की बरसात ने सबकी मेहनत को सच साबित कर दिया। जुलाई की एक सुबह आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। धर्मपुर के लोग छतों पर खड़े थे, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। तालाब, कुएं, गड्ढे सब भर गए। भाव काका ने हंसकर कहा, देखो हमारे खेत का पानी का गड्ढा अब तालाब बन गया। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान ने हमारी मेहनत देखी। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, भगवान ने तुम्हारा इरादा देखा। जब बारिश रुकी तो गांव की मिट्टी से फिर हरियाली झांकने लगी। पेड़ नए पत्तों से भर गए और बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। धर्मपुर अब सूखे का गांव नहीं, बल्कि पानी का उदाहरण बन गया था। सुबह सुबह गांव की मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आई और ठीक उसी पल मंदिर के शंख की ध्वनि भी गूंजी। आसमान घने काले बादलों से भर चुका था। हवा में एक नई खनक थी, मिट्टी की सोंधी महक, आशा की एक लंबी सांस की तरह। नीमा ने खिड़की खोली, माँ, बादल आ गए। सीमा ने चूल्हे पर चाय रख दी, हे भगवान, बस आज धरती की प्यास बुझा देना।
पहली बूंद ऐसी गिरी जैसे किसी ने सूखी धरती को हल्का सा स्पर्श किया हो। फिर बरसात ने अपनी लय पकड़ी, धीरे, फिर तेज, फिर धुआंधार। कच्ची गलियों में छोटे छोटे झरने बह निकले। तालाब, जो कल तक धूल का कटोरा था, खदबदाने लगा। बच्चों ने छतों पर दौड़ लगाई, हंसी के फव्वारे बरसते पानी के शोर से मिल गए। आरव बरामदे में खड़ा था, हथेली आसमान की ओर उठी हुई। दादाजी मुस्कुरा रहे थे, बेटा, धरती ने जवाब दे दिया, मेहनत की भाषा हर मौसम समझता है। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी, पर इस बार धरमपुर तैयार था। हर घर की छत पर पाइप सालों से उबे हुए ड्रमों की ओर झुक गए थे। सड़कों के किनारे बनी छोटी छोटी नालियां पानी को खेतों और सोखता गड्ढों की तरफ मोड़ रही थीं। स्कूल के मैदान में बने 2 पर्क्यूलेशन पिट, सोखता कुंड, पानी पीते जा रहे थे, मानो धरती ने होठों से ग्लास छू लिया हो। देखो देखो, राघव चिल्लाया, हमारे तालाब का बांध सही काम कर रहा है। तालाब के किनारे बच्चों और बड़ों ने मिलकर जो मिट्टी का चेक डैम बनाया था, उसने बहते पानी की रफ्तार धीमी कर दी। पानी ठहरने लगा, तलहटी का सूखा नर्म होने लगा। तालाब में गिरती बूंदों की थाप ड्रम की ताल जैसा संगीत रच रही थी। भाव पाटिल कंधे पर गमछा रखे खड़े थे, कल तक शक से भरे इन आंखों में आज भरोसा था। अरे, ये तो सच में भर रहा है। आरव बोला, काका, अभी खेतों में कॉन्टूर ट्रेंच ढाल के साथ समांतर छोटी नालियां खोल देंगे तो पानी भागेगा नहीं, बैठेगा। चलो, अभी करते हैं। भाव ने फोड़ा उठाया। बरसात की 3 खेंचों के बीच गांव काम में लग गया। किसी घर में लोग छत के पाइप के छेदों की सफाई कर रहे थे, पत्तियां निकाल रहे थे ताकि पानी ठहरे नहीं, सीधे टंकी में गिरे। किसी घर में दादी अपने घड़े पर कपड़ा बांधकर फिल्टर बना रही थी। पहली बरसात का पानी ऐसे छानना अच्छा रहता है, बच्चा। स्कूल में मास्टर जी बच्चों को समझा रहे थे, पहले 20 मिनट का पानी वॉश ऑफ होता है, उसे सीधे पीना नहीं। उसके बाद की बरसात टंकी में। दोपहर तक तालाब में पानी का स्तर 1 फुट ऊपर हो चुका था। गांव के पुराने कुएं की भी कैलेंडर सी सीढ़ियां नम दिखने लगीं। बच्चे खुशी से उछल पड़े, कुआं जाग गया। शाम ढली तो पंचायत भवन के सामने अस्थायी जल सभा बैठ गई। सरपंच गोविंद राव ने कहा, आज सबकी आंखों में पानी है आभार का, पर यह भी तय करें कि यह पानी अब बर्बाद नहीं होगा। रमेश काका ने हाथ उठाया, एक नियम हो, दिन में 2 बार ही मोटर चलेंगी, सुबह 6 से 7 और शाम 6 से 7। और जो ओवरफ्लो करेगा, उसके घर के बाहर चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना। लोगों ने ताली बजाई। नीमा की मां ने कहा, और ग्रे वाटर, बर्तन कपड़े धोने का पानी बगीचे में जाएगा, नाली में नहीं। सब बोले, मान्य है। आरव ने बोर्ड पर लिखा, जल आचार संहिता धरमपुर 1। छत का पानी टंकी या सोख्ता में। 2. ओवरफ्लो न हो, पाइप सही संरेखित हों। 3. ग्रे वाटर पुनः उपयोग। 4. खेतों में ड्रिप और मल्चिंग, कम पानी, ज्यादा फसल। 5. तालाब, कुएं, चेक डैम सफाई हर पखवाड़े। 6. सार्वजनिक नल बारी बारी, कोई धक्का मुक्की नहीं। 7. हर मोहल्ला मासिक जल बजट बनाए, कितना आया, कितना बचाया, कितना खर्चा। भाव पाटिल उठे, मैं अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगवाऊंगा, फालतू बहाव बंद। सुरेश के पिता, मैं अपनी डेयरी में गायों के नहाने वाला पानी फिल्टर करके पौधों को दूंगा। जोया ने जोड़ दिया, और स्कूल में हर हफ्ते जल प्रहरी दल निरीक्षण करेगा। बरसात दूसरे दिन भी जारी रही। इस बार लोगों की छाती में डर नहीं, योजना थी। तालाब की स्पिलवे अतिप्रवाह नाली से पानी नियंत्रित ढंग से बह रहा था, नीचे वाले खेतों तक, जहां राघव और उसके पिता ने अस्थायी सटेप चैनल बनाए थे। बहाव नहीं, बिछाव। आरव हंसा, पानी को बिठाना है, भगाना नहीं। तीसरे दिन सुबह गांव के बाहर का सूखा बंधारा भी झर-झर करने लगा। वर्षों बाद उस पत्थर की दरारों से पारदर्शी जल रेंगकर बाहर आया, मानो धरती ने अपनी छाती से मिश्री निकाल दी हो। दादी ने आंगन में दिया जलाया, जल देवता का धन्यवाद, और छोटे लोटे में तालाब का पानी भरकर तुलसी को चढ़ाया, रक्षा करना। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। कुएं का जल स्तर स्थिर रहा, बारिश थमी तो भी पानी बना रहा।
बच्चों द्वारा बनाए सोख्ता गड्ढों के आसपास की मिट्टी पहले से ज्यादा नर्म, ज्यादा हरी। मैदान के कोने में जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां अब कंचे सी चमकती घास उगी। स्कूल ने अपने वॉशरूम आउटलेट के पानी के लिए छोटा सा रीड बैड फिल्टर बना दिया, कंकड़, बालू और सरकंडे की जड़ें। मास्टर जी बोले, इससे निकलने वाला पानी फूलों के लिए पीने लायक नहीं, पर जरूरत का। बच्चों ने तख्ती टांगी, हर बूंद दूसरे काम की भी बूंद। उधर महिलाओं के समूह स्वयं सहायता समूह SHG ने मिट्टी के घड़े, कुल्हड़ और सिरेमिक फिल्टर बनाकर बेचने शुरू कर दिए। नीमा की मां बोली, हमारे घड़े धरमपुर ब्रांड में जाएंगे, ठंडा पानी, कम प्लास्टिक। धीरे धीरे गांव की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी पानी के इर्द गिर्द खिलने लगी। किसी ने रेन वाटर सेटअप लगाने का काम शुरू किया, कोई गटर ग्रेडिंग ढाल सुधार करने लगा, कोई तलछट हटाने के उपकरण किराए पर देने लगा। एक शाम डाकिया हांफता आया, आरव के नाम जिला कार्यालय से पत्र। लिफाफा खोला गया, जिला स्तर पर बाल पर्यावरण वीर सम्मान धरमपुर के आरव को। गांव में ढोलक बजी, शाबाश। दादाजी की आंखें भीग गईं, नाम तो तेरे माँ बाप ने रखा था, पहचान तूने बनाई। समारोह का दिन आया, ब्लॉक सभागार, कुर्सियां सजी, मंच पर हरियाली के पोस्टर। DM साहब बोले, धरमपुर ने दिखाया कि सूखे से लड़ाई केवल आसमान से नहीं, जमीन से जीती जाती है। छतों पर पाइप और तालाब के बांध यही सच्ची तकनीक है। आरव मंच पर पहुंचा झिझकते हुए। बेटा, कुछ कहोगे? आरव का स्वर स्थिर था, मैं अकेला नहीं। मेरी जल सेना है, मेरे गांव के दादा दादी हैं, मेरी माँ है। हमने सीखा पानी सम्मान मांगता है, एहसान नहीं। अगर सम्मान मिला तो बरसात हमारे साथ काम करेगी, खिलवाड़ नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट सभागार की दीवारों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। पुरस्कार के साथ एक घोषणा भी हुई, धरमपुर को जल साक्षर ग्राम घोषित किया जाता है। जिला प्रशासन इसके मॉडल को अन्य 20 गांवों में लागू करेगा। खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आई। लौटते हुए आरव ने दादाजी से कहा, काम अभी शुरू हुआ है। गांव पहुंचे तो पंचायत ने नई बैठक बुलाई। गोविंद राव ने प्रस्ताव पढ़ा, जल उत्सव। आने वाले पूर्णिमा को गांव जल महोत्सव मनाएगा, न कोई पटाखा न शोर, बस जल की आरती, पौधारोपण और जल प्रतिज्ञा। पोस्टर बने, एक घर एक टंकी, एक गली एक सोख्ता, एक खेत एक चेक डैम। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक तैयार किया, बूंदों की पंचायत, जिसमें पात्र थे बूंद, बादल, तालाब और नल। संवाद हल्के फुल्के पर सटीक। महोत्सव की सुबह नदी किनारे सज धज कर लोग पहुंचे। मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम साथ खड़े हुए, दोनों ने मिलकर जल अनुष्ठान में शिरकत की। इमाम साहब ने कहा, पानी अल्लाह की अमानत है। पुजारी बोले, जल ही जीवन, जीवन ही शिव। आरव ने बच्चों के साथ आरती में स्वर मिलाया, हर घर में जल, हर मन में जल। दादी ने आरती की थाली में दिया घुमाया, घी की लौ पानी के ऊपर झुककर जैसे आशीर्वाद दे रही थी। महोत्सव में जल बजट की दीवार भी थी, चौक से लिखा गया, इस मानसून कुल बरसात अनुमान 820 मिलीमीटर। छतों का कुल क्षेत्रफल गांव का जोड़ 18,000 वर्ग मीटर। संभावित संग्रहण 14.7 मिलियन लीटर, कुछ हानि मानकर। तालाब क्षमता साफ होने के बाद 2.1 मिलियन लीटर। कुएं रिचार्ज अनुमान 0.9 से 1.2 मिलियन लीटर। नीमा समझा रही थी, देखो ये गणित हमारा भरोसा है, हम अंदाज नहीं आंकड़ों से चलेंगे। पंचायत ने उसी दिन जल उपविधि पारित की, जो नया घर बनेगा उसमें रूफ हार्वेस्टिंग अनिवार्य। सार्वजनिक इमारतें हर 6 महीने में रिचार्ज पिट साफ करेगी। बोरवेल के लिए मीटरिंग, कितना निकला कितना रिचार्ज हुआ, रजिस्टर में दर्ज। पानी की बर्बादी पर सामुदायिक सेवा, तालाब सफाई के 4 घंटे। भाव पाटिल अब सबसे आगे चल रहे थे, मेरे खेत में जो गड्ढा था उसे पक्का फार्म पांड बनाते हैं। बारिश में भरेगा, सूखे में सहारा देगा। जवाब आया, चलो गांव का ट्रैक्टर लगेगा, सबकी मजदूरी हम हर घर से एक दिन की सेवा से निकालेंगे। ऐसे ही सेवा बैंक
बना, समय जमा करो, समय निकालो। पैसे नहीं, घंटे चलते। जिसने तालाब में 6 घंटे दिए वह क्रेडिट में रहा, बाद में उसे खेत की मेड़ बांधने में गांव 6 घंटे देगा। बरसात खत्म हुई तो धर्मपुर की तस्वीर बदल चुकी थी। कुएं ने इस बार गर्मियों तक टिके रहने की कसम खाई। तालाब की परिधि पर जंगली घास के साथ गोभी, टमाटर और लौकी की बेलें दिखीं। महिलाओं ने किनारे का किचन गार्डन शुरू कर दिया। स्कूल की दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग, बादल दादा और बूंद बहन, नल की हिचकी, मैं रोऊं या हंसूं, गांव में हंसी लौट आई। इसी बीच जिले से एक दल फिर आया, प्रदर्शन गांव बनाने का प्रस्ताव लेकर। धर्मपुर को प्रशिक्षण केंद्र बनाते हैं। दूसरे गांवों की टीम आएगी, सीखेगी कि कैसे लोग नेतृत्व से जल का काम होता है। पंचायत राजी। आरव ने एक छोटा सा जल पथ तैयार किया, 1 घंटे का वॉक, 1 स्कूल छत संग्रहण, रीड बैग फिल्टर, 2 मुख्य तालाब चेक डैम, स्पिलवे, 3 पुराना कुआं रिचार्ज रिंग, सीढ़ीनुमा तली, 4 खेत का कॉन्टूर मेड़बंदी, घास की पट्टी, 5 फार्म पार्ड लाइनिंग, सुरक्षा जाली। वॉक के अंत में बच्चों का नाटक और जल प्रतिज्ञा, मैं आज से पानी को वस्तु नहीं विरासत मानूंगी। समय के साथ आरव की पहचान बढ़ी, पर लड़के ने अपने पांव जमीन में गाड़े रखे। वो सुबह अभी भी तालाब के किनारे बैठकर वही करता, बूंदों की आवाज सुनना। दादाजी पास आकर बोले, अब तेरे सपने बड़े होंगे। आरव ने आकाश देखा, दादा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसा जो नदियों को लौटाना जानता हो। दादा ने सिर थपथपाया, और ऐसा जो लोगों को साथ जोड़ना भी जानता हो, क्योंकि अकेला बांध टिकता नहीं, समुदाय टिकता है। एक शाम जब डूबता सूरज तालाब की सतह पर तांबे की परत उंडेल रहा था, जोया ने धीरे से कहा, आरव, याद है? लोग हंसते थे, बच्चे क्या बदलेंगे? आरव मुस्कुरा दिया, हाँ, पर बूंदें भी तो छोटी होती हैं, फिर भी महासागर बनाती हैं। उसी रात पंचायत ने गांव के प्रवेश पर पत्थर की एक पट्टिका लगाई, धर्मपुर हर बूंद पूजी जाती है। नीचे छोटे अक्षरों में, जल सेना की मेहनत और गांव की आस्था से पुनर्जन्म। 2025 बरसों बाद ये पट्टिका राहगीरों को रुकने पर मजबूर करेगी। लोग पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे और शायद अपने गांव में भी एक सोखता गड्ढा खोद देंगे। धर्मपुर ने आसमान को नहीं जीता, उसने खुद को जीता। और जब इंसान खुद को जीत ले तो बादल अपने आप साथ हो जाते हैं। बारिशों के बाद धर्मपुर जैसे नया जन्म पा चुका था। कुएं में पानी चमकता था, खेतों में हरियाली थी और लोगों के चेहरों पर विश्वास की वह चमक जो कई सालों से खो गई थी, फिर लौट आई थी। गांव की गलियों में बच्चे फिर से दौड़ते थे, लेकिन अब उनके हाथों में बॉल या गुलेल नहीं, पौधों के गमले होते थे। हर बच्चा अपने घर के सामने एक पौधा लगाता और उसका नाम रखता, किसी का जल्लू, किसी का बूंदू, किसी का धरती माँ का बेटा। आरव अब 10वीं कक्षा में था, लेकिन उसकी सोच अब बच्चे जैसी नहीं थी। उसने ठान लिया था, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन सिर्फ मशीनें बनाने वाला नहीं, मैं वो बनूंगा जो धरती की नब्ज सुन सके। 2028 का साल आया। आरव अब कॉलेज में पढ़ रहा था, पर्यावरण इंजीनियरिंग। उसका नाम अब भी धर्मपुर का जलवीर के नाम से जाना जाता था। कई बार समाचारों में उसका जिक्र आता, एक छोटे गांव का लड़का जिसने गांव की दिशा ही नहीं, सोच भी बदल दी। कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जब प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें किस विषय पर काम करना है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पानी पर, किताबों में नहीं, जमीन पर। उसने अपने गांव को एक जीवंत प्रयोगशाला, लिविंग लैबोरेटरी बना दिया। वो हर छुट्टी में धर्मपुर आता और गांव वालों के साथ बैठता, अब हमें बारिश का पानी रोकने के साथ साथ भूजल भी बढ़ाना होगा। उसने जल पुनर्जीवन परियोजना, वाटर रिवाइवल प्रोजेक्ट की नींव रखी। 3 मुख्य काम शुरू हुए। 1 भूजल पुनर्भरण योजना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्लान। कुओं के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में सोखता नालियां खोदी गईं, बारिश का पानी नीचे समाने लगा, जिससे भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2 सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। किसानों को सिखाया गया कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से कम पानी में ज्यादा फसल ली जा सकती है, इससे बर्बादी रुकी और बिजली की बचत भी हुई। 3
एक गली एक टंकी मॉडल। हर मोहल्ले में एक सामुदायिक टंकी बनाई गई जिसमें छतों का वर्षा जल जमा होता। महिलाएं अब दूर दूर नहीं जाती थीं, वे पास ही से स्वच्छ पानी भरतीं। कुछ महीने बीते, धर्मपुर का बदलाव अब चारों दिशाओं में फैल चुका था। पड़ोसी गांव रामपुर, गोकुल, भटवाड़ी सबने धर्मपुर से प्रेरणा ली। आरव अब इन गांवों को प्रशिक्षित करने लगा। लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, आरव बाबू, धरती का डॉक्टर। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने प्रस्ताव रखा, क्यों न हम धर्मपुर में एक ऐसा स्थान बनाएं जहां बच्चे पानी की कहानी सीखें। विचार सबको अच्छा लगा। पंचायत ने जगह दी, स्कूल के पास का पुराना गोदाम। आरव ने अपनी टीम के साथ वहां एक जल संग्रहालय बना दिया। अंदर रंगीन पेंटिंग्स लगी थीं। एक दीवार पर था जल चक्र, वाटर साइकिल, दूसरी पर लिखा था पहाड़, पेड़, बादल और बूंद चारों हैं एक परिवार। एक कोने में पुराने मटका, हांडी, पिचकारी रखे थे, ये बताने के लिए कि भारत सदियों से जल संरक्षण जानता था। बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आई। हर रविवार जल कथा सत्र होता, जहां नीमा, जोया और राघव अब छोटे बच्चों को कहानी सुनाते। कभी एक गांव था जो सूखा पड़ने पर भी हारा नहीं। अगले कुछ वर्षों में धर्मपुर के खेतों में अचरज होने लगे। जहां पहले केवल धान और मक्का उगता था, वहां अब सब्जियां, फूल और औषधीय पौधे भी उगने लगे। किसानों ने अपने खेतों के किनारे बांस, अमरूद और नीम लगाए ताकि मिट्टी न बहे। भाव पाटिल, जो कभी सबसे जिद्दी किसान था, अब सबसे आगे था। वह कहता, अब मैं पानी को साधन नहीं, साथी मानता हूँ। गांव की महिलाएं धरती माँ समूह नाम से जुड़ गईं। वे हर पूर्णिमा को जल स्रोतों की पूजा करती और गीत गाती। जल ही जीवन, जल ही प्राण, इसे बचाओ, यही है ज्ञान। आरव ने इंजीनियरिंग पूरी की। उसे शहर की बड़ी कंपनी से ऑफर मिला, पर उसने ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जो सिर्फ तनख्वाह दे, मुझे वो काम चाहिए जो धरती को सांस दे। सरकार ने उसे राष्ट्रीय युवा जल अभियंता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद उसने एक संगठन बनाया, जल जीवन ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से वह युवाओं को जोड़ने लगा। हर जिले में पानी दूत नियुक्त हुए, जो गांवों में जाकर लोगों को सिखाते कि पानी कैसे बचाएं और कैसे हर साल का बरसात संपत्ति बन सकती है। कुछ वर्षों में ये योजना पूरे राज्य में फैल गई। अखबारों ने लिखा, धर्मपुर से निकला जलवीर अब पूरे प्रदेश की प्यास बुझा रहा है। एक सुबह आरव ने देखा, उसकी माँ सीमा कुएं के पास बैठी थीं। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, याद है बेटा, जब तू छोटा था, मैं 3 किलोमीटर चलकर पानी लाती थी। आज मेरे आंगन में टंकी है, घड़ा भरा है और दिल भी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद ही तो इस गांव की पहली बूंद था माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, तूने धरती का मान रखा है, अब ईश्वर तेरा मान रखेगा। एक दिन जिला प्रशासन ने उसे बुलाया। डीएम बोले, हम धर्मपुर मॉडल को राष्ट्रीय योजना में शामिल कर रहे हैं। क्या तुम इस परियोजना के मुख्य सलाहकार बनना चाहोगे? आरव की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैं सलाहकार नहीं, साथी बनना चाहता हूं हर गांव का। और वह बन गया भारत के सबसे युवा राष्ट्रीय जल अभियंता। अब धर्मपुर के प्रवेश द्वार पर पत्थर की वही पुरानी पट्टिका थी, पर अब उसके नीचे नया लेख जोड़ दिया गया था, धर्मपुर भारत का पहला स्वावलंबी जल ग्राम, जहां हर बूंद की पूजा होती है। गांव में अब हर साल जल उत्सव सप्ताह मनाया जाता। बच्चे पोस्टर लगाते, प्रतियोगिताएं होती और हर परिवार अपने घर के जल स्रोत की रिपोर्ट पंचायत में देता, कितना पानी आया, कितना उपयोग हुआ, कितना बचाया। आरव हर साल वहां आता, वही तालाब के किनारे बैठता जहां बचपन में उसने दादाजी से पूछा था, अगर पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। आज जवाब खुद सामने था। तालाब में हरी कमल पत्तियां थीं, चारों ओर बच्चों की हंसी और लहरों की थाप, जैसे धरती कह रही हो, देख अब मैं प्यासा नहीं हूँ। साल 2035। आरव अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहा था। उसके पीछे बड़े स्क्रीन पर धर्मपुर की तस्वीरें चल रही थीं, तालाब, कुएं, खेत, बच्चे और मुस्कान। उसने कहा,
पानी केवल तरल नहीं, ये जीवन का अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि गिरकर भी कैसे बहना है, ठहरकर भी कैसे देना है। अगर हम पानी को सिर्फ उपयोग की वस्तु समझेंगे तो एक दिन खुद वस्तु बन जाएंगे। लेकिन अगर हम पानी को विश्वास माने तो धरती हमें हमेशा जीवन देगी। तालियां गूंज उठीं। कई देशों के प्रतिनिधि उठकर खड़े हो गए। धर्मपुर की कहानी अब विश्व की कहानी बन चुकी थी। कई साल बाद जब आरव बूढ़ा हुआ तो वह फिर तालाब के किनारे बैठा। बूंदें गिर रही थीं और मिट्टी वही सोंधी महक दे रही थी जो उसके बचपन में दी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, दादाजी, हमने पानी नहीं बचाया, हमने खुद को बचाया। पास से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बोला, अंकल देखिए, हमने नया तालाब बनाया है और उसका नाम रखा है आरव सरोवर। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, तालाब किसी के नाम का नहीं होता, तालाब सबका होता है, क्योंकि पानी सबका होता है। बच्चा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन आपने हमें सिखाया कि बूंदें छोटी होती हैं, पर उनसे ही तो नदी बनती है। और उसी पल आसमान से बारिश की हल्की बूंदें फिर गिरी। धर्मपुर की मिट्टी मुस्कुराई क्योंकि वहां अब हर बूंद पूजी जाती थी। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पानी सिर्फ जीवन नहीं, यह विश्वास है अगर हम इसे सहेजें तो धरती हमें सदा जीवित रखेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।